नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं क्राइम तो होना ही था। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक प्लान था, एक मिशन था और कुछ लोगों के लिए ये आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने एक छोटे से देश की राजनीति को हिला दिया और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर हाईजैकिंग सिर्फ अपराध होता है या कभी कभी वो एक संदेश भी होता है। ये कहानी है 1973 के नेपाल के वेटियर नगर की। उस समय नेपाल में लोकतंत्र नहीं था, देश पर राजशाही का शासन था और आम जनता के पास अपने नेताओं को चुनने का अधिकार नहीं था। राजनीतिक पार्टियों पर रोक था, विरोध की आवाज़ दबा दी जाती थी और जो भी सिस्टम के खिलाफ जाता उसे या तो जेल भेज दिया जाता था या देश छोड़ने पर मजबूर किया जाता था। इसी माहौल में कुछ लोग थे जो बदलाव चाहते थे। उनका मानना था कि अगर सीधे रास्ते से बदलाव नहीं आ सकता तो सिस्टम को झकझोरना पड़ेगा। इसी माहौल में एक राजनीतिक संगठन उभर रहा था, नेपाली कांग्रेस। इस संगठन के नेता थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सत्ता इतनी आसान नहीं थी। राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया था और पंचायत सिस्टम लागू कर दिया था। यहीं से एक प्लान बना, एक ऐसा प्लान जिसमें बंदूक से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होना था। जून 10, 1973 नेपाल एयरलाइन का एक छोटा यात्री विमान DHC-6 विराटनगर से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाला था। ये एक सामान्य घरेलू फ्लाइट थी जिसमें आम यात्री बैठे थे। कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में ये फ्लाइट इतिहास बन जाएगी। इस फ्लाइट में कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो यात्री नहीं थे, बल्कि एक मिशन का हिस्सा थे। उनका लक्ष्य था किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि एक खास चीज हासिल करना, पैसा। उस दिन विमान में करीब 30 लाख नेपाली रुपए रखे गए थे जो बैंक ट्रांसफर के लिए भेजे जा रहे थे। उस समय ये बड़ी रकम थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ समय बाद माहौल बदल गया। उन लोगों ने अचानक पायलट और क्रू को कंट्रोल में ले लिया। कोई गोली नहीं चली, कोई चीख पुकार नहीं हुई, लेकिन हर कोई समझ गया कि अब ये समान उड़ान नहीं रही। पायलट को आदेश दिया गया कि विमान को भारत की ओर मोड़ा जाए। पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने विमान को नेपाल की सीमा से बाहर भारत की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद विमान को बिहार के एक सुनसान इलाके फॉर्ब्सगंज के पास उतारा गया। ये जगह पहले से ही चुनी गई थी। सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा था। जैसे ही विमान जमीन पर आया, सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये एक अहम हिस्सा था क्योंकि इस ऑपरेशन का मकसद आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसके बाद उन लोगों ने विमान में मौजूद नकदी अपने कब्जे में ले ली। करीब 30 लाख रुपए कुछ ही मिनटों में उनके हाथ में थे। पूरा ऑपरेशन तेज, सटीक और बिना किसी हिंसा के पूरा किया गया। फिर वे वहां से गायब हो गए। जब ये खबर फैली तो नेपाल की सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका था। एक घरेलू फ्लाइट को इस तरह हाईजैक करना, सरकारी पैसा लेकर निकल जाना, यह सीधे सीधे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था। सरकार ने इसे अपराध बताया और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अलग नज़र से देख रहे थे। उनका मानना था कि यह एक राजनीतिक कदम था, एक संदेश था कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी।
ये घटना धीरे धीरे एक प्रतीक बन गई। ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना बन गई जिसने लोगों के अंदर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह गलत था या यह उस समय की मजबूरी थी? इस घटना के बाद नेपाल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। लोग खुलकर बात करने लगे, विरोध की आवाज़ तेज होने लगी। ये घटना उन कई कारणों में से एक बनी जिसने आने वाले समय में बदलाव की नींव रखी। लेकिन आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है, क्या ये सिर्फ एक क्राइम था या एक सोच, एक आंदोलन, एक बदलाव की शुरुआत? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन एक बात तय है, विराटनगर प्लेन हाईजैक सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह एक ऐसा पल था जिसने इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की। आप सुन रहे थे क्राइम तो होना ही था, जहां कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई और सोच की भी होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा, आपका होस्ट कौशिक।